हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस की आज हम 7वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 70 दिन का कोर्स मैंने स्टार्ट किया था। ये जो टॉपिक है ये चाहे आप 2019 की तैयारी कर रहे हो, 2021 मेंस की तैयारी कर रहे हो या 2022 मेंस की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो से संबंधित कुछ प्रश्न हम 3 नंबर के, 5 या 6 नंबर की या 11 या 15 नंबर के क्वेश्चन हम इसमें 11 या 20 नंबर के 15 या 20 नंबर के क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्लेटो हैं और ये एक पाश्चात्य संस्कृति के दार्शनिक हैं। इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए जिसमें आदर्श राज्य का सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। और इनके सिद्धांत में ये क्या कहते हैं, इनकी रचनाएं क्या हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि प्लेटो का जीवन परिचय, तो ये आपसे 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 15 नंबर में भी पूछ सकते हैं और 20 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो यूनान के ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे। जन्म इनका 428 ईसा पूर्व में एथेंस नगर में हुआ था। प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है। पिता का नाम इनके एरिस्टोन था और माता का नाम पेरिक्टोन था। और जो प्लेटो जो थे वो सुकरात के शिष्य थे तथा अरस्तु के गुरु थे। याद रखिएगा, प्लेटो गुरु किसके थे? प्लेटो गुरु अरस्तु के थे और सुकरात के शिष्य थे। एथेंस में एकेडमी नामक अध्ययनशाला की इन्होंने स्थापना की थी। मृत्यु 347 से 348 ईसा पूर्व में हुई थी। प्लेटो को पाश्चात्य जगत का प्रथम दार्शनिक माना जाता है। प्लेटो के बारे में अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो तो फर्स्ट लाइन में आप इसको मेंशन कर सकते हो कि प्लेटो को पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दर्शन माना जाता है। तो प्लेटो पाश्चात्य जगत के प्रथम दार्शनिक हैं, राजनीतिक दार्शनिक हैं। 12 वर्षों तक इन्होंने विभिन्न मतांतरों का अध्ययन किया। इन्होंने सबसे पहले एक आदर्श काल्पनिक राज्य की योजना प्रस्तुत की। एक आदर्श राज्य की इन्होंने योजना प्रस्तुत की। काल्पनिक इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हो गया था। आगे आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, क्योंकि इस तरह का राज्य होना इम्पॉसिबल है, उस तरह के लोग होना नामुमकिन है। आज 2400 वर्ष बाद भी इसके राजनीतिक ग्रंथ राजनीतिक विचार की आधारशिला और प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। कर्म भूमि भी इनकी यूनान थी, कर्म क्षेत्र पाश्चात्य दर्शन था और नागरिकता इनकी ग्रीक थी। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्तियां बताइए। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की कितनी प्रवृत्तियां होती हैं? तो प्लेटो के अनुसार मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां होती हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों के अनुसार मनुष्य काम करता है। जो प्रवृत्ति जिसमें ज़्यादा मेन होती है, मतलब जो ज़्यादा प्रभावी होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही काम दिया जाता है। और अलग एक सी प्रवृत्ति वाले एक से क्षेत्र में चले जाते हैं और एक एक अलग अलग वाले अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि पहली प्रवृत्ति है लालच या लालसा, दूसरी है साहस और तीसरी है बुद्धि। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां हैं, लालच, साहस और बुद्धि। कौन सी? लालच, साहस और बुद्धि। ये प्लेटो के अनुसार मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां हैं। तीनों को ही याद रखिएगा, कौन सी हैं? लालच, साहस और बुद्धि। अगला है प्लेटो की पुस्तकें या प्लेटो की रचनाएं। तो प्लेटो की जो मेन जो पुस्तक है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक सबसे राजनीति अर्थशास्त्र पर लिखा हुआ एक ग्रंथ है। और आप जब भी प्लेटो के बारे में कोई लिखते हैं, आदर्श राज्य का सिद्धांत लिखते हैं, तो आपको यही लिखना है, प्लेटो के ग्रंथ द रिपब्लिक से मिली जानकारी के अनुसार। तो प्लेटो की और रचनाएं हैं सिम्पोजियम, द एपोलॉजी, रिपब्लिक, इओन, द क्रिटो, द लॉज और द स्टेटमेंट। द रिपब्लिक पर टिप्पणी लिखो। तो द रिपब्लिक सबसे पहले प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक व राजनीतिक चिंतन प्लेटो द्वारा ये रचित ग्रंथ है द रिपब्लिक। और इसमें राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक और नैतिक आदर्श का वर्णन किया है। क्या है इसमें? राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक और नैतिक आदर्श का वर्णन किया है। अगला है प्लेटो की शिक्षा को समझाइए। जो महान दार्शनिक हैं रिपब्लिक, उन्होंने जो महान दार्शनिक हैं रूसो, उन्होंने जो रिपब्लिक को शिक्षा का एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना है, शिक्षा का एक दार्शनिक ग्रंथ माना है। जो शिक्षा के लिए लिखा हुआ रिपब्लिक को, जो प्लेटो के द्वारा लिखा हुआ रिपब्लिक है, उसको रूसो ने शिक्षा के लिए लिखा हुआ एक अद्भुत ग्रंथ माना है। और प्लेटो शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया समझता था। प्लेटो का मतलब प्लेटो की शिक्षा के सिर्फ एक, जब प्लेटो के दर्शन आपसे पूछे तब भी आप ये प्लेटो की शिक्षा के बारे में लिख सकते हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत पढ़े तब भी आप प्लेटो की शिक्षा के बारे में लिखते हैं। जो आजकल शिक्षा दी जा रही है, प्लेटो उसके विपरीत सोचते थे।
प्लेटो जो शिक्षा को मानते थे वो एक सामाजिक प्रक्रिया मानते थे। उनका मानना था कि जो समाज के घटक जो हैं वो सामाजिक चेतना से भरपूर होंगे और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना सीखेंगे। मतलब प्लेटो शिक्षा को एक सामाजिक क्रिया मानते थे। मतलब समाज अगर शिक्षित होगा तो समाज के घटक सामाजिक चेतना से भरपूर हो जाएंगे, मतलब उनमें सामाजिक चेतना आ जाएगी, जिससे वो खुद अपने लिए भी अच्छा करेंगे और दूसरे के लिए या समाज के लिए भी जो है अच्छा करने की कोशिश करेंगे। समाज में होने वाली परेशानियों और सज्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा जो है जो हमारे जो काल्पनिक जगत जो हमने एक अपने मन में बना रखते हैं, मतलब एक जो हमारे विचारों का जगत है और एक जो वास्तविक जगत है उससे अंतर करना सिखाता है। कौन? शिक्षा। शिक्षा ही हमें वास्तविक जगत और हमारे विचारों के जगत में अंतर करना सिखाता है। तो इस प्रकार ये प्लेटो की शिक्षा के संबंध में विचार थे। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो की आदर्श राज्य संबंधी अवधारणा। आगे का पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये जो आप पढ़ रहे हैं जिससे ये मैं आपको एथिक्स के नोट से पढ़ा रही हूँ, मेरी जो एथिक्स की बुकलेट है उसमें इसी तरह पूरे थिंकर कवर किए गए हैं और इसी तरह से पूरी जो नीति शास्त्र है, चाहे मनोवृत्ति वाला टॉपिक हो, चाहे विषमता हो, चाहे आपका भ्रष्टाचार वाला टॉपिक हो, पूरा का पूरा एथिक्स को कवर किया गया है प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। सभी जो मेरे नोट्स हैं इसी तरह हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में है, ताकि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे कि आप प्लेटो ही पढ़ रहे हैं तो प्लेटो से संबंधित 3 नंबर कितने बन सकते हैं, 5 या 6 नंबर में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये 11 या 20 नंबर में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं। 15 या 20 नंबर में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस प्रकार से इस तरह को कवर किया। इसी तरह से पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक को कवर किया है। ये नोट्स की जो बुकलेट है आपको मेंस की 41 बुकलेट आपको दी जाती हैं अगर आप दो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लेते हैं, और अगर आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग लेते हैं तो 36 बुकलेट आपको 2019 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलती हैं। दोनों ही की सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी का जो चार्ज है, अगर आप 2019 की बात करें तो 2019 की जो 36 बुकलेट हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी का चार्ज 3,999 है और हार्ड कॉपी का चार्ज 9,999 है। इनके साथ आपको व्हाट्सएप के ग्रुप भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। 22 व्हाट्सएप के ग्रुप 2019 में इनके साथ दिए जाते हैं, जहां आपको आंसर राइटिंग अलग अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे कि आज मैं एक क्वेश्चन डालने वाली हूँ कि वो जो जन्म दर जो मृत्यु दर है वो लगातार जो है बढ़ रही है, उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं और उसके कारण क्या हैं। तो इस प्रकार से, या जो आज भी एक समस्या बनी हुई है उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन जो हम वर्तमान संदर्भ में लिख सकते हैं, वर्तमान डाटा प्रयोग कर सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन भी आपको मेरे ग्रुप में तैयार करवाए जाते हैं। तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। और अगर 2020 की बात की जाए, 2021 की बात की जाए मेंस के नोट्स की, तो ये 41 बुकलेट मिलती हैं आपको और इसकी सॉफ्ट कॉपी 4,999 की है और इसकी हार्ड कॉपी 11,999 की है। इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं जहां आपकी तैयारी कराई जाती है। ये सभी हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट डायग्राम युक्त हैं, बस आपको पढ़ना है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता, वैसे भी आप देख रहे हैं जनवरी में अगर मेंस है 2019 का, तो समय बहुत कम है, 60 दिन लगभग बचे हुए हैं नवंबर दिसंबर के, और जनवरी में तो मिड जनवरी में अगर एग्ज़ाम है तो 8 से 10 दिन वो रहते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं है। इन ज़्यादा इतना बड़ा सिलेबस को कवर करना नामुमकिन है। तो आप मेरे नोट्स लेके प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ये पढ़िए। साथ में मैंने अब 7 साल के पुराने पेपर तैयार किए हैं, 2014 से 2020 तक हैंड रिटन इनको तैयार किया है। साथ में इनको लेकर इनको भी तैयार कीजिए। इसके अलावा आपने अगर हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप करके अपना नंबर मेरे पास सेव करा दीजिए, ताकि आपको मेरे स्टेटस शो होते रहें। प्लेटो ने आदर्श राज्य की अवधारणा क्यों प्रस्तुत की कि प्लेटो के समय एथेंस में जो अव्यवस्था थी, अराजकता थी और असंतोष था, वो एकदम दम घोटने वाला वातावरण था। तो प्लेटो के समय एथेंस में जो अव्यवस्था फैल रही थी, अराजकता फैल रही थी और असंतोष फैल रहा था, प्लेटो उसे दूर करना चाहता था। वह तत्कालीन राज्य के संपूर्ण दोषों को दूर करके एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। प्लेटो के समय जो उसके राज्य में जो अव्यवस्था फैल रही थी वो उसको दूर करके एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात कही है।
कुछ विचारकों ने इस आदर्श राज्य को काल्पनिक बताया है, जबकि अन्य दार्शनिक इसके व्यवहारिक पक्ष को महत्व देते हैं। क्या है आदर्श राज्य की मौलिक विशेषताएं? सबसे पहली है आदर्श राज्य में न्याय। सबसे पहली विशेषता है आदर्श राज्य में न्याय। प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय को सर्वाधिक महत्व दिया है। यहाँ न्याय का मतलब कोई कानून से नहीं है, यहाँ न्याय का मतलब है नैतिकता की अच्छाई से। यहाँ न्याय का मतलब क्या है? नैतिकता की अच्छाई से। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने न्याय को आधुनिक अर्थों में ना लेकर विस्तृत अर्थ में लिया है। इनका जो न्याय है वो नैतिकता से मिलता जुलता है। सब अपनी कर्तव्य का ठीक से पालन करें और दूसरों के दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। इनका क्या मतलब है प्लेटो का न्याय से? कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी अपने अपने कर्मों में 100% दे, दूसरा क्या कर रहा है दूसरों के कामों में हस्तक्षेप ना करे। इस प्रकार से न्याय के दो पहलू होते हैं, दो प्रकार दिए हैं प्लेटो ने। एक होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामाजिक। व्यक्तिगत क्या है? तो व्यक्तिगत रूप से मनुष्य अपनी कर्तव्यों का पालन करता रहे और सामाजिक रूप से दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे तो एक आदर्श राज्य स्थापित हो जाएगा। दूसरा है आदर्श राज्य की विशेषताओं में राज्य के 3 वर्ग। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की प्रवृत्ति के अनुसार आदर्श राज्य को प्रवृत्ति के अनुसार 3 वर्गों में बांटा है। प्रवृत्ति मतलब अभी हमने उनकी प्रवृत्ति पढ़ी थी कि साहस, बुद्धि और लालच, ये 3 प्रवृत्ति जिसके पास होंगी, तीनों प्रवृत्ति अलग अलग प्रकार की होती हैं। जिसके पास जैसी प्रवृत्ति होती है, जो एक सी प्रवृत्ति वालों को एक क्षेत्र मिल जाता है। इसी प्रकार से प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की प्रवृत्ति को 3 भागों में बांटा। एक होता है उत्पादक वर्ग, मतलब कृषक वर्ग आ जाता है, दूसरा आ जाता है सैनिक वर्ग और तीसरा है शासक वर्ग। प्लेटो के अनुसार कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक शासन करना वाला होता है और एक शासित वर्ग होता है। ये दोनों ही वर्ग होते हैं। तो कृषक जो जिसमें विवेक और बुद्धि होती है वो शासक वर्ग हो जाता है। दूसरा जो होता है सैनिक वर्ग, वो राज्य की रक्षा करता है और तीसरा जो होता है राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूरी करता है। तो पहला वर्ग समाज की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, दूसरा वर्ग राज्य की सुरक्षा और विस्तार करेगा और तीसरा वर्ग शासन को ठीक से चलाएगा। बाद में के 2 वर्ग समाज के संरक्षक होते हैं, मतलब सैनिक और शासक, ये समाज के संरक्षक होते हैं। तीसरा क्या है? संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद। तीसरा संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद, ये आदर्श राज्य की तीसरी विशेषता है। प्लेटो का साम्यवाद उसकी एक महत्वपूर्ण देन है। प्लेटो का जो राज्य है वो आध्यात्मिकता पर आधारित है। जब तक शासक वर्ग सोने, चांदी या स्त्रियों के मोह में रहेगा, जब तक शासक वर्ग सोने, चांदी या स्त्री के मोह में रहेगा तब तक वह सद्गुणी नहीं रहेगा। जब तक शासक वर्ग सोने, चांदी या स्त्रियों के मोह में रहेगा तब तक वह सद्गुणी नहीं रहेगा। व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार उसको निस्वार्थी बनाने में बाधक रहेंगे। तो प्लेटो का साम्यवाद क्या है? उसकी एक महत्वपूर्ण देन है। उसका राज आध्यात्मिकता पर आधारित है। जब तक शासक वर्ग सोने, चांदी या स्त्रियों के मोह में रहेगा तब तक वह सद्गुणी नहीं रह पाएगा। व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार उसको निस्वार्थी बनाने में बाधक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है प्लेटो के दार्शनिक राजा। अभी हमने आदर्श राज्य के सिद्धांत लिखे थे, अब हम प्लेटो ने एक मन में एक राजा की कल्पना की है जिसको दार्शनिक राजा बोला है। तो क्या है? तो प्लेटो के दार्शनिक जो राजनीतिक दर्शन है उसकी सबसे बड़ी मौलिक धारणा है दार्शनिक राजाओं का शासन। प्लेटो के अनुसार सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों द्वारा ही शासन का संचालन होना चाहिए, मतलब बिना विवेक के व्यक्ति को शासन की बागडोर नहीं देना चाहिए। प्लेटो के अनुसार सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों द्वारा ही शासन का संचालन होना चाहिए, तभी राजनीतिक बुराइयों का उपचार हो सकता है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का भी तारतम्य स्थापित कर लेता है, मतलब वो अपने हित भी पूरे करता है और जो जनता है उसके हित भी पूरे करता है और समुदाय के हितों की पूर्ति करना अपना उद्देश्य समझता है। अतः दार्शनिक राजा होना चाहिए या राजा दार्शनिक। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक वह होता है जो ज्ञान के हर क्षेत्र में जानने के लिए और सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हो। उसका लगाव इंद्रिय अनुभव के इस परिवर्तनशील जगत से नहीं होता, वह हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसमें अपरिवर्तनशील और नित्य वास्तविकता को समझने की शक्ति होती है।
लेकिन प्लूटो का ये जो दार्शनिक राजा की अवधारणा है लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं है। इसमें आम नागरिकों को राजनीति में हिस्सा लेने की अपेक्षा नहीं रखी जाती है और ना ही शासक पर आम जनता का कोई नियंत्रण होता है। इसके अलावा दार्शनिक राजा निरंकुश भी हो सकता है। राजा चाहे दार्शनिक हो या अज्ञानी, राजतंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता। लोकतंत्र एक बेटर तंत्र है कंपैरिजन टू राजतंत्र। तो यही लिखा है, राजा चाहे दार्शनिक हो या कोई अज्ञानी, राजतंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता। यहाँ तक कि प्लेटो ने स्वयं ही अपनी रचना लॉस में इस अवधारणा को अव्यावहारिक मानकर त्याग और कानून के शासन पर बल दिया। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा कि जो दार्शनिक राजा है वो किस प्रकार का होता है प्लेटो के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां समझाइए। तो प्लेटो के अनुसार मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां होती हैं, लालसा, साहस या बुद्धि, या लालच, साहस या बुद्धि। जिस व्यक्ति में जो प्रवृत्ति प्रधान होती है वह व्यक्ति मुख्यतः उसी प्रवृत्ति वाला हो जाता है, उसकी दूसरी प्रवृत्ति गौण हो जाती है। इसी प्रकार एक ही प्रवृत्ति वाले व्यक्ति मिलकर राज्य में अपना अलग अलग वर्ग बनाते हैं। इन प्रवृत्तियों के आधार पर राज्यों में लोगों को 3 वर्गों में बांटा है। एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है सैनिक और तीसरा होता है शासक। इस प्रकार अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुसार व्यक्ति अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए संतुष्ट रहें और दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, यही न्याय है। अगला है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। तो प्लेटो का जो रिपब्लिक नामक ग्रंथ है राजनीति के इतिहास में अर्थशास्त्र पर लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो का रिपब्लिक नामक ग्रंथ राजनीति के इतिहास में अर्थशास्त्र पर लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ नैतिकता की अच्छाई से है। वह न्याय को धर्म की जगह प्रयोग करता है। क्या है, प्लेटो ने महसूस किया कि उपरोक्त जो सभी सिद्धांत हैं वो राज्य की अराजकता और अव्यवस्था को दूर करने में असमर्थ हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय को कृत्रिम वस्तु समझना उपरोक्त सिद्धांतों में परिलक्षित होता है। प्लेटो के अनुसार क्या हुआ कि न्याय को कृत्रिम वस्तु समझा जाता है, जबकि ये बड़ी भूल है, क्योंकि न्याय तो एक आंतरिक वस्तु है। न्याय तो आत्मा में होती है, क्योंकि न्याय एक आंतरिक वस्तु है, वो है कृत्रिम वस्तु नहीं है। क्या बोला उन्होंने? प्लेटो के अनुसार न्याय को कृत्रिम वस्तु समझना उपरोक्त सिद्धांतों में दिखाई देता है। यह एक बड़ी भूल है, क्योंकि यह एक आंतरिक वस्तु है। न्याय आत्मा का अविभाज्य अंग है। आत्मा से न्याय को अलग नहीं कर सकते हैं। न्याय आत्मा का अविभाज्य अंग है, न केवल मनुष्य का बल्कि राजा का भी। इस प्रकार न्याय राजा का केवल गुण नहीं है बल्कि उसकी आत्मा है। अपने न्याय के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने के लिए प्लेटो ने पहले मनुष्य की प्रकृतियों का अध्ययन किया। उसके अनुसार जब मनुष्य को उसकी प्रवृत्ति की जानकारी हो जाएगी तब अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसे कार्य दिया जाएगा। इस प्रकार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जब मनुष्य कार्य करेगा तब कार्य व्यवस्थित रूप से संचालित हो सकेगा। उसके सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली है आत्मा की आवाज़। उसके न्याय सिद्धांत की विशेषताएं है कि उसकी आत्मा की आवाज़, उसके आत्मा में क्या आवाज़ आ रही। न्याय जो आत्मा बोलेगी वही काम करो, यही न्याय है। दूसरा है विशेष कार्य का सिद्धांत। विशेष कार्य के सिद्धांत में क्षुधा, साहस और विवेक। दार्शनिक शासक द्वारा न्याय की स्थापना। न्याय सिद्धांत में सबसे पहले दार्शनिक शासक द्वारा न्याय की स्थापना की जाती है। न्याय के रूप व्यक्तिगत और सामाजिक, नैतिक न्याय और न्याय एकता का सिद्धांत। ये न्याय के सिद्धांत की विशेषता है। क्या क्या? आत्मा की आवाज़, विशेष कार्य का सिद्धांत, दार्शनिक शासक द्वारा न्याय की स्थापना, न्याय के रूप, नैतिक न्याय, न्याय एकता का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। कैसे? कि सबसे पहले इसमें श्रम विभाजन निराधार है। श्रम विभाजन निराधार मतलब जो किया है ना, श्रम के आधार पर अलग अलग लोगों का विभाजन कर दिया है। कृषक वर्ग, उत्पादक वर्ग जो है, और सैनिक वर्ग कर दिया, शासक वर्ग कर दिया। इतनी बहुत ज़्यादा एकता बता दी है। कृषक कृषकों में एकता आ गई, शासक शासकों में एकता आ गई, जो कि नहीं होता है। निरंकुशता का प्रतीक है। सर्वांगीण विकास के प्रति उदासीनता दिखाई गई है। पूरे के पूरे विकास के प्रति उदासीनता दिखाई गई है। साथ में कानूनी मान्यता का अभाव है। एक राज्य में 3 राज्य की जो है विचार रखे गए हैं। सामान्य जनता की उपेक्षा की गई है। अधिकारों के प्रति उदासीनता। तो इस प्रकार की तरह से यहाँ की उसकी आलोचना की जाती है। निष्कर्ष सारांश रूप से यह कहा जा सकता है कि प्लेटो ने राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत करके राजनीतिक चिंतन में नैतिकता को प्रमुखता दी है। क्या कहा जा सकता है? कि प्लेटो ने राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत करके राजनीतिक चिंतन में नैतिकता को प्रमुखता प्रदान की है। अगला है, प्लेटो के अनुसार सद्गुण क्या होते हैं?
सद्गुण वह होता है जिसमें आत्मा को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। सद्गुण क्या होता है? जिसमें हमारी आत्मा सबसे श्रेष्ठ रूप में होती है। आत्मा के 3 भाग होते हैं। पहला होता है विवेक मूलक आत्मा, दूसरा होता है संवेग मूलक आत्मा और तीसरा होता है इच्छा मूलक आत्मा। विवेक मूलक आत्मा, संवेग मूलक आत्मा और इच्छा मूलक आत्मा। जब आत्मा में विवेक साहस में सही मात्रा में विवेक साहस और संयम सही मात्रा में बने रहते हैं, क्या होता है? विवेक मूलक आत्मा होती है, संवेग मूलक आत्मा होती है और इच्छा मूलक आत्मा होती है। आत्मा में जब विवेक साहस में संयम सही मात्रा में बने रहते हैं, आत्मा में विवेक साहस संयम सही मात्रा में बने रहते हैं, तो आत्मा को एक नई श्रेष्ठता प्राप्त होती है। इस प्रकार से सद्गुण होते हैं न्याय, विवेक, साहस, संयम। सामाजिक श्रेष्ठता सद्गुणों से ही आती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम अपना आंसर को लिख सकते हैं। इस प्रकार आज हमने बहुत सारे आंसर प्लेटो से संदर्भित किए। इसी प्रकार कलम में अरस्तु को लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।